दोस्तों नमस्कार। इस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश रूल है, ठीक है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पहला वीडियो होगा। जो ब्रिटिश रूल है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया की इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे। जो इकोनॉमी वाला हिस्सा होगा हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी कर व्यवस्था थी उस पर क्या असर पड़ा, ठीक है, खेती पे क्या असर पड़ा, उसके साथ साथ पशुपालन पे क्या असर पड़ा, सेविंग्स पे क्या असर पड़ा जो वो कर सकते थे किसान, ठीक है, कृषकों पे क्या असर पड़ा, मजदूरों पे, इन सब पे क्या असर पड़ा, मतलब ये कहलाया, मतलब वेल्थ पे क्या असर पड़ा, इन सब चीज़ों पे, सोसाइटी पे क्या असर पड़ा, मतलब कि वुमेन पर, कास्ट पर, ठीक है, फिर वर्ण पर, इन सब पर एक्सट्रा। अब इस इम्पैक्ट का मतलब होता है जैसे प्रभाव छोड़ना। अब प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों छूटता है। तो इस प्रकार हम कुछ 20-25 क्वेश्चन मिले जुले करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो उससे पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम जैसे देखें कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी जो, ठीक है, उसकी कोई मुख्य विशेषताएं थी और उसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था। ऐसे हम देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक प्रभाव तो ये हुआ, रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी, महलवाड़ी क्या थी, ये देखेंगे, है ना। तो इससे एक ये अपना क्लियर हो जाएगा कि हमने क्लियर कर लिया क्या कि जो इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था कि महलवाड़ी, जैसे हमने मालगुजारी पढ़ा था शेरशाह में, ठीक है, ऐसे ही महलवाड़ी क्या है, रैयतवाड़ी क्या है, स्थायी बंदोबस्त क्या है। तो देखिए 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, तो इन भाई साहब ने इसको स्टार्ट किया था। इसके पहले जो मतलब व्यवस्था चलती थी वो इस्तेमरारी मालगुजारी ऐसे ही से चलता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें आपको मैं बता दूं होता क्या था स्थायी बंदोबस्त में। इसमें होता था कि जैसे मान लीजिए ये एरिया है, अब इस एरिया की बोली लगाई गई, तो ये हुआ कि भाई इसमें एक महीने में, एक साल मान लेते हैं, एक साल में यहाँ से 1 करोड़ रुपए का इस एरिया से, ये मान लीजिए कि ये एरिया है 50 एकड़ का, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ से आ सकता है। ज़्यादा हो रहा होगा लेकिन हाइपोथेटिकल है, तो 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ सकता है। ऐसा एक ने बोली लगाई कि भाई मैं यहाँ से 1 करोड़ उगा के दे दूंगा, किसी ने लगाई कि मैं 70 लाख उगा के दूंगा, किसी ने बोला मैं 1 करोड़ 10 लाख उगा के दे दूंगा, किसी ने बोला मैं 1 करोड़ 50 लाख उगा के दूंगा। तो मान लीजिए वो बोली जो है 1 करोड़ 50 लाख पे आके फिक्स होती है, ठीक है। अब इस पे आके फिक्स हुई। अब क्या होगा कि ये जो बंदा है जिसने बोली लगाई ये जमींदार हुआ, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अंग्रेजों को तो सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख से मतलब है, ठीक है। साथ ही इसमें क्या होगा 89 और 11%, तो ये 11% जो है ये मिल जाएगा जमींदार को और ये 89% जो है मिल जाएगा किसको, अंग्रेज को मिल जाएगा। पर इस 1.5 करोड़ का, लेकिन जमींदार जो है वो भी कमज़ोर नहीं है, वो खून चूस चूस करके 2 करोड़ आएगा और इस 1.5 करोड़ का 11% तो लेगा ही, लेकिन इसमें से जो 50 लाख एक्स्ट्रा वो तो उसके पास आ ही गए, ठीक है। ये सिस्टम चलता था यहाँ पे। तो स्थायी बंदोबस्त में ये व्यवस्था थी, मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट था, लेकिन स्थायी बंदोबस्त में होता ये था कि ऐसे बोली लगती थी और रेट फिक्स होता था और फिर वो बंदा वहाँ से फिर उगाही करता था। अच्छा, इसमें क्या था, निश्चित राजस्व, वही मैंने आपको बताया। दूसरा वंशानुगत अधिकार, मतलब वो जो जमींदार है उसके बाद फिर जो दूसरा उसके बाद फिर जो उसका बेटा है वो उगाएगा, उसके बाद उसका बेटा उगाएगा। आपने देवदास पिक्चर देखी होगी, तो जो शाहरुख खान है वो भाई साहब ऐसे ही हैं। वो जो शाहरुख खान के जो पिताजी हैं वो जो एक जमींदार है, बड़ा जमींदार है, उसके अंदर का छोटा जमींदार शाहरुख खान का बाप, ठीक है, उसमें देवदास पिक्चर में। फिर कर की दर निश्चित है, राजस्व मांग स्थायी रूप से तय की गई थी, जिससे खराब फसल के दौरान कोई लचीलापन नहीं मिलता था। मतलब आप जियो मरो, वी डोंट केयर, हमें मतलब है पैसे से। जमींदार बिचौलियों के रूप में ब्रिटिशों ने राजस्व एकत्र करने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया, जिससे किसानों पर सीधा नियंत्रण कम हो गया। मतलब आप समझिए इनको बिचौली बना दिया। और ये तो है जोक, मतलब इनको कमाना था पैसा,
इनको तो मतलब ही नहीं है कि किसानों को मतलब किसानों को क्या समस्या होगी क्या नहीं होगी, उससे मतलब ही नहीं होगा। शोषण करना तो फुल करना है। फिर किसानों के अधिकारों का नुकसान हुआ। जमींदार अक्सर अत्यधिक करों की मांग करते थे, इसलिए किसानों को शोषण का सामना करना पड़ता था। तो आप देखिए जो किसान वर्ग होगा वो ज़्यादातर ऐसा होगा कि गरीब होगा, ठीक है, उस ज़माने की बात चल रही है, आज भी रहता है। और छोटी छोटी लैंड होल्डिंग होगी, ठीक है, तो कितनी कितनी ज़्यादा चीज़ें उगा पाएंगे, कुछ नहीं उगा पाएंगे, बहुत छोटा मोटा उगा पाएंगे। और उसके अलावा जो जमींदार वर्ग होगा वो ऑब्वियस सी बात है, आप मान के चलिए कि उच्च वर्ण वाला होगा तथाकथित, ठीक है। तो एक तो पहली बात ये जो इसकी जात है ना, उसी से किसान घबरा जाएगा। वो जो पैसा मांग रहा हो तो दूसरी चीज़ है। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं कि इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़े। तो भाई किसान ग्रामीण संकट आया। किसानों को उच्च और अनम्य राजस्व मांगों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा, जमींदारीवाद का उदय, मतलब जो जमींदार हैं उन्होंने धन अर्जित किया, जबकि किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। मतलब ये वैसा ही हो गया जो ऑक्सफार्म की रिपोर्ट आती है ना, उसमें बताते हैं कि इतने परसेंट 1% लोगों के पास 60% लोगों की संपत्ति है, इस टाइप से वाला हो गया। तीसरा, कृषि में ठहराव। किसानों के पास उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की कमी थी। ऑब्वियस बात है, कोई सरकार 1 रुपए की मदद तो कर नहीं रही है। जैसे आज के ज़माने में क्या होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, ठीक है। इतनी सारी स्कीम्स हैं और भी ढेर सारी स्कीम है। अनाज वो मतलब आपका बीज वितरण से लेकर के सूर्यधारा, अन्नधारा, सूरजधारा, ये सब स्कीम है। तो लेकिन तब तो सब कुछ हो ही नहीं रहा ना, तो उन शोषण बराबर हो रहा है। मतलब आप पूरा न्यूट्रिशन सक करते जा रहे हैं पर दे कुछ नहीं रहे हैं। फिर गरीबी और पलायन, बढ़ते कर्ज के कारण कई किसानों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी, कई ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। फिर धन असमानता, इस व्यवस्था ने जमींदारों और किसानों के बीच आर्थिक खाई को चौड़ा कर दिया। ये देखिए ऑक्सफैम रिपोर्ट की तरह ये प्रभाव पड़ा भाई साहब। फिर देखिए, तो पहली व्यवस्था थी क्या, स्थायी बंदोबस्त। ऐसा बंदोबस्त है कि जमींदार का तो हो गया, किसान का बंटाधार हो गया। दूसरा, रैयतवाड़ी। रैयत एक मतलब समझिए फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है किसान, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था फिर भाई लेकर के आएंगे, अब इससे शोषण करते हैं। और इसके बाद एक महालवाड़ी थी, वो आगे देखेंगे। इसमें क्या हुआ, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, मतलब किसान, जैसे पहले क्या था, ये अपना किसान बंधु था और ये अपना अंग्रेज था, ठीक है। अब इनके बीच में बैठा था दल्ला, कौन, जमींदार। तो ये व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त। अब अंग्रेजों को धीरे धीरे पता चला कि भाई ये जो जमींदार है ना, ये तो मतलब हमसे भी ज़्यादा चालाकी मार रहे हैं। मतलब ये हम जो इनको 11% दे रहे हैं, इसके अलावा भी ये और ऊपर से निकाल रहे हैं। तो किसानों ने किया कि इनको किनारे करो, अब सीधे कोई नहीं रहेगा बीच में, कोई थर्ड पर्सन नहीं, किसान और अंग्रेज सीधे कॉन्टैक्ट, ठीक। तो इसमें अंग्रेजों का ही फायदा था, वही किया, इसमें किसानों का फायदे के लिए इसने ऐसा नहीं किया। फिर लचीली कर दरें, फसल की स्थिति के आधार पर राजस्व को समय समय पर संशोधित कर दिया जाता था। तीसरा, दक्षिण भारत में प्रचलित मद्रास, बॉम्बे जैसे क्षेत्रों में इसको लागू किया गया, ठीक है। इसके बाद स्वामित्व और अधिकार। तो किसानों के पास भूमि का स्वामित्व था, जिससे जवाबदेही को बढ़ावा मिला। मतलब ये पता है कि मतलब इस किसान के पास इतनी ज़मीन है, इससे इतना वसूलना है, ये सब फिक्स था। उच्च राजस्व मांग, मतलब मान लीजिए 50% के आसपास पैसा देना पड़ता था इनको। किसानों को भारी कर का सामना करना पड़ा, जिससे अक्सर कर्जा हो जाता था। फिर इससे साहूकार वर्ग बना, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसे ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने मतलब किसानों को इतना शोषण किया और उससे नया वर्ग भी पैदा किया, ठीक। फिर देखिए महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी में क्या होता है, एक गांव होता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक फुलेरा गांव है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जैसे वो प्रधान थे अपने, जो प्रधान जी थे, तो उनको मतलब इस महाल का क्या बना दिया गया है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला, ठीक है। और ये मतलब पूरा एक एनालिसिस किया जाएगा कि इसके पास कितनी ज़मीन है और इस महाल के पास पूरी कितनी ज़मीन होगी, कितना इस महाल से पैसा निकलेगा, वो सब जो प्रधान जो है वो अंग्रेजों को देगा। तो ये व्यवस्था बना दी गई। तो ये गांव आधारित प्रणाली है। राजस्व का आकलन पूरे गांव के लिए सामूहिक रूप से किया जाता था और पूरा गांव इकट्ठा मिलकर इसको दे देता था।
राजस्व अधिकारी, गांव के मुखिया अंग्रेजों की ओर से कर संग्रह का प्रबंधन करते थे। ठीक है, तो जो प्रधान जी हैं वो कर रहे हैं। लचीली दरें, कृषि उत्पादन के आधार पर दरों को समय समय पर बैलेंस कर देते थे, रिलैक्स कर देते थे। उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है ये, पंजाब में, यूपी में, मध्य भारत में, क्योंकि बड़े बड़े गांव थे, बड़े बड़े महाल थे इस टाइप से। और ग्राम प्रधानों की शक्ति बढ़ी फिर। ठीक है, ग्राम प्रधान सिंपल सी बात है, जिसको भी चौलिया बना देंगे, जिसको बीच में ला देंगे, उसकी पावर तो बढ़ ही जाएगी। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त में क्या था, स्थायी बंदोबस्त में ये था कि किसान, अंग्रेज, जमींदार। ठीक है, महालवाड़ी में क्या है, किसान, अंग्रेज, प्रधान, और रैयतवाड़ी में क्या है, किसान, अंग्रेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप चार्ट बना लेना और याद रखना, क्षेत्र याद रख लेना और कितना % टैक्स था याद रख लेना, बस हो गया। भारतीय किसानों पर ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आप इसको सामाजिक, आर्थिक में भी बांट सकते हैं, और ऐसे भी देखिए अगर मैं बताऊं तो भारी कर बोझ आया, मतलब बहुत, मतलब बेचारों को मतलब बहुत टैक्स लिया गया उनसे। ठीक है ना, और उन मतलब उसके कारण गरीबी आई उनके सामने, और अकाल का भी सामना करना पड़ा उनको, क्योंकि पैसे ही नहीं है उनके पास, इनपुट्स ही नहीं है इतने ज़्यादा कि वो खेती किसानी कर सके। ठीक है, भारी कर बोझ, फिर ऋण और भूमि हानि, करों का भुगतान करने में असमर्थ किसानों ने अपनी भूमि गिरवी रख दी। ठीक, तीसरा, अगर आपने गोदान देखा होगा, मतलब गोदान देखा मतलब कि डीडी नेशनल में आता था, अभी पढ़े हुए हैं उसके 22 से 25 एपिसोड, और गोदान अगर आपने नॉवल भी पढ़ा है प्रेमचंद भाई साहब का, तो आपको पता चलेगा उसमें कि कैसे, मतलब कि कैसे एक मतलब साहूकार आदमी कैसे खून चूसता है ना, वो इसमें दिखाया जाएगा। आज के ज़माने में भी जो जो लोग होते हैं ना 5% में महीने में, 10% महीने में ब्याज देते हैं, वैसे ही होते हैं। और इनसे ज़्यादातर ब्याज देने वाले जो जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, और जो दारू वारू पीते हैं, ऐसे लोग ही लेते हैं। फिर नकदी फसलों की ओर रुख, मतलब भारतीय किसान पर ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों का ये प्रभाव पड़ा कि वो भारी कर के बोझ में आ गए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण हो गया, और उनकी जो भूमि बची कुछ थी वो भी चली गई। तीसरा ये हुआ कि जो नकदी फसल थे उस ओर उन्होंने रुख किया, तो किसानों को नील, कपास जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे खाद्य सुरक्षा कम हो गई। इसमें होता था कि इनको जो विदेशी कंपनियां थी बोलती थी कि आप ही उगाइए, हम आपको एडवांस दे देंगे, फिर बाद में जब उनके हिसाब से नहीं उगता था तो वो लोग छोड़ के चले आते थे। काइंड ऑफ जैसे लीज में देते थे। फिर साहूकारों द्वारा शोषण, बढ़ते कर्ज ने किसानों को साहूकारों पर बहुत अधिक निर्भर करने के लिए मजबूर किया। अब देखिए ये किसान भाई है हमारा, ये है ना, इस किसान भाई के पास जमींदार आया, बोला भाई साहब पैसे लाओ। अब किसान बोला कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है। अब किसान अपने बच्चे की फीस कैसे भरता है, 6-6 महीने में भरता है, हर महीने नहीं भरता। फसल बिकेगी फीस दे दूंगा। जमींदार आया, भाई साहब किसान को बोला पैसे दो, किसान बोला अपने पास तो पैसे ही नहीं है। अब किसान, जमींदार बोला कि ये सामान लेके जा रहा हूँ, 2 गाय हैं, कुछ भी है, लेके जा रहा हूँ, इतने दिन में नहीं लौटाया तो हो गया। फिर अब किसान क्या करे, गाय दे देगा तो फिर खेत में हल कैसे चलाएगा, दूध कैसे मिलेगा। अब किसान को इमीडिएट पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, सोना चांदी कुछ बचा नहीं, खेत बेच नहीं सकता, तो अब क्या करेगा वो, अब वो ये करेगा कि साहूकार के पास जाएगा। ठीक है, और साहूकार के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि भाई मेरे को कर्ज दे दो। ठीक है, और जब उससे कर्ज लेगा तो बोलेगा हाँ ठीक है तुम कर्ज ले लो, तो उसको बोलेगा कि ठीक है 10% महीना से उसको दे देगा। अब किसान को उतनी समय तो अच्छा लगेगा कि भाई अभी पैसा मिल गया, मैं लौटा दूंगा। अब उसने मान लो कि उस ज़माने के हिसाब से 100 रुपये ले लिए। ठीक है, महीने का 10 रुपये बना, 10 महीने में 100 रुपये हो जाएंगे। अगर वो 100 रुपये कर्ज ले रहा है, इसका मतलब किसान की आय जो है ना 10 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी, इतना मान के रखिए। अब ये किसान भाई जो है ना 10 साल भी इसका पैसा नहीं चुका पाएगा, ये 100 रुपये चुकाने के लिए 10,000 भी दे देगा ना तो भी उसके पैसे नहीं चुक पाएंगे। ये हिसाब बनाते थे साहूकार। ठीक है, तो ये सब समझ, ये इन लोगों ने ऐसा शोषण किया, और इनका उदय ही इस वजह से हुआ कि जमींदारों की वजह से। ठीक है,
कि मतलब ये दोनों एक दूसरे के इस तरीके से वो बने हुए थे, इनके होने से इनका अस्तित्व आ गया। ठीक। फिर सामाजिक अशांति, ग्रामीण संकट ने नील विद्रोह और फिर उसके बाद अलग अलग विद्रोह को जन्म दिया। ढक्कन विद्रोह भी इसी वजह से हुआ। उसके बाद भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन में ब्रिटिश नीतियों की क्या भूमिका थी। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग क्यों पतन हो गया। जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या किया कि जो शहर है भारतीय, उनका विनाश हो गया। क्यों हो गया उनका विनाश? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की वस्तुएं हैं वो सस्ती दाम पे बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फैक्ट्री बन के आ रहा है और यहाँ इंडियंस बना रहे हैं, तो उसकी इसलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि अरे एक तो तुम हाथ से बना रहे हो, वो कारण नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है। मतलब बात यह है कि थोड़ा सा तो महंगा रहेगा ना अगर हाथ से बनेगा तो, लेकिन इनका मशीन में बन जा रहा है तो वो सस्ता हो जा रहा है। तो इस वजह से इनके माल की डिमांड कम हो गई। क्वालिटी भले अच्छी है लेकिन डिमांड कम हो गई तो बिक ही नहीं रहा। फिर राजा महाराजाओं को इन्होंने किनारे कर दिया, तो राजा महाराजाओं के पास भी आय का सोर्स बहुत कम हो गया। तो उस वजह से उनके दरबार में जो हस्तशिल्प रहते थे, सब रहते थे, इनको भी खूब नुकसान हुआ। तो ब्रिटिश माल का आयात, ये प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश कारखानों ने भारतीय बाजारों को सस्ते मशीन निर्मित उत्पादों से भर दिया। जैसे चाइना ले लीजिए ना, आज आपके घर में जितने मोबाइल होंगे, आप टीवी है देखिए, आप एमआई की टीवी देखिए, आपको 55 इंच की टीवी लेनी है, आपको 35,000 रुपये मिल जाएगी। 35,000 रुपये में आपको 55 इंच की टीवी मिल रही है। आप सैमसंग में जाइए, ये ही आपको 1 लाख के आसपास की पड़ेगी। अब क्या ही देखेंगे उसमें, विराट कोहली दिखेगा और कुछ तो शॉर्ट मारने नहीं लग जाएगा। एमआई का मोबाइल लीजिए, 10,000 में 5G मोबाइल आ जाता है। ठीक है, वहीं आप सैमसंग जाइए और महंगा पड़ेगा। लेकिन इंडिया में कोई ऐसा है? कुछ भी नहीं है। हम बस क्या कर रहे हैं, चिप लगा रहे हैं, हम नट स्क्रू कस रहे हैं। ठीक है, ये मतलब मेक इन इंडिया अपना यही है। तो ब्रिटिश माल का आयात इस साल 10 साल हो जाएंगे, 10 साल 9 साल हो जाएंगे मेक इन इंडिया के ऊपर। कितना मेक इन हुआ आपको ही पता है। फिर तो देखिए ना, आपका पूरा जो हमारे यहाँ जो चाइना है, खिलौने हैं, छोटे मोटे जितनी भी चीज़ है, सब इंडिया में चाइना का ही पड़ा हुआ है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि एक तो इस वजह से ये हो रहा है कि उस रेट पे, उस वैल्यूएशन पे कोई इंडिया में बना ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो चाइना है वो डोमिनेट करके रखा हुआ है। तो ब्रिटिश माल का आयात, ब्रिटिश कारखानों ने भारतीय बाजारों को सस्ते मशीन निर्मित उत्पाद से भर दिया। दूसरा, भारी कराधान, भारतीय कारीगरों को उच्च करों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके सामान कम प्रतिस्पर्धी हो गए। फिर उसके बाद गिल्ड्स का विनाश, जो श्रेणियाँ थी, गिल्ड्स थी, उनका विनाश कर दिया उन्होंने। श्रेणियाँ क्या होती थी, एक प्रकार से जैसे मान लीजिए व्यापारी संघ टाइप से हैं, तो एक दूसरे को भाई एडवांस दे देते थे, कुछ पैसे दे देते थे, मदद हो जाती थी और उनका माल यहाँ से वहाँ बेचते थे, बिकवाते थे, सब कर देते। लेकिन उन्होंने इस पारंपरिक व्यापार नेटवर्क को ही बंद कर दिया, जिससे शिल्प केंद्र जो है नष्ट हो गए। अगला, संरक्षण का नुकसान, ब्रिटिश प्रभुत्व के तहत कारीगरों के लिए भारतीय शासकों का समर्थन कम हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर आर्थिक विस्थापन, कुशल कारीगरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और कई लोग बेचारे कृषि करने के लिए मजबूर हो गए, तो ये वापस कृषि करने चले गए और वहाँ पे भी बोझ बढ़ा। अब देखते हैं हम, इनका कलर कौन सा ले लिया जाए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां और भारत का विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण समझते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें इंडस्ट्री लगाना होगा, पीतमपुर, मंडीदीप। ठीक है, लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये होगा इन फैक्ट्रियों को उखाड़ दो, जहाँ पे बनी है ये रहें भी ना, ये होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों और भारत का विऔद्योगीकरण। तो ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की वजह से कैसा औद्योगिकरण हुआ, इनका धन का निष्कासन हो गया। ब्रिटिश लोग कच्चे माल का निर्यात करते थे जबकि तैयार माल का आयात करते थे, जिससे भारतीय उद्योगों कमजोर हो गए। अब जब अपने यहाँ कच्चा माल वहाँ जाके खप रहा है तो हम तैयार माल को यहाँ क्या करेंगे। ठीक है। दूसरा, वस्त्र उद्योगों का पतन, ब्रिटिश निर्मित कपड़े ने स्थानीय बुनकरों को कमजोर कर दिया और भारत का प्रसिद्ध कपड़ा बाजार जो था कॉटन टेक्सटाइल, वो यहाँ से ख़त्म हो गया। फिर व्यापार मार्गों का नुकसान, समुद्री व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण था जिसने भारतीय व्यापारियों को हाशिए पर डाल दिया। ठीक है, तो मार्केट ख़त्म कर दिए, कच्चा माल ख़त्म कर दिए, ठीक है, सोर्स ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद कृषि की ओर रुख, कई विस्थापित कारीगर जो हैं खेती करने लगे, तो वो खेती करने इसलिए लगे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, और खेती करने लगे इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, और ग्रामीण संसाधनों पर भी दबाव बढ़ गया। फिर शहरी केंद्रों का पतन, मुर्शिदाबाद, सूरत,
ऐसे औद्योगिक केंद्र नष्ट होने लगे, तो इनका ही पतन होने लगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से चलेगा। तो ये सब कारण थे कि ब्रिटिशर्स ने मतलब इस तरीके से परेशान किया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अगला देखिए, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश व्यापार नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। पहला तो विऔद्योगिकरण। ब्रिटिश माल ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी, ठीक, जिससे स्थानीय उद्योग विशेष रूप से कपड़ा उद्योग नष्ट हो गए। ब्रिटिश माल ने क्या किया, भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी, ठीक, जिससे स्थानीय उद्योग और विशेष रूप से कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया, तो जिससे भी औद्योगिकरण हुआ। तो ब्रिटिश व्यापार नीति का ये प्रभाव पड़ा कि भी औद्योगिकरण हो गया। दूसरा ये हुआ कि कच्चे माल का निर्यात। तो भारत को कपास, नील, जूट ऐसे कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया गया, ठीक। फिर अगले पॉइंट में आप देखेंगे कि आयात निर्भरता। भारत ब्रिटिश तैयार माल पर निर्भर हो गया, जिससे आत्मनिर्भरता कम हो गई उसकी, ठीक है। हमारे आत्मनिर्भर भारत तो बनना चाहते हैं, लेकिन सब बाहर से मंगा रहे हैं। व्यापार में असंतुलन। भारतीय निर्यात से होने वाले मुनाफे को ब्रिटेन वापस भेज दिया गया, जिससे भारत की संपत्ति खत्म हो गई, ठीक। अगला क्या हुआ, बिचौलियों का उदय। ब्रिटिश समर्थित बिचौलियों ने भारतीय उत्पादकों का शोषण किया, जिससे उनकी आय और कम हो गई। तो विदेशी व्यापार नीति का यह प्रभाव पड़ा कि भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। भारत में कच्चे माल का निर्यात जो है वो होने लग गया, तो इससे कच्चे माल निर्यात वहाँ होने लग गया, तो वहाँ से जो तैयार माल है वो यहाँ आ रहा है, और वहाँ की मशीनें चल रही हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, और यहाँ के लोग सिर्फ कस्टमर बन के रह गए। फिर आयात निर्भरता, इम्पोर्ट्स पे ही बस डिपेंड कर दिया हमको, यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं तो हमें क्या मिलेगा, हम उन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। आज अगर चाइना हमको मोबाइल देना बंद कर दे तो हमको इंडिया में टाइम लगेगा भाई, है ना। तो कार्बन, लावा ऐसे मोबाइल बनेंगे, फिर फूटेंगे कान के पास आपके। इसके बाद व्यापार में असंतुलन हो गया। भारतीय निर्यात से होने वाले मुनाफे को ब्रिटेन वापस भेज दिया गया, जो मतलब वहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भारतीय एक्सपोर्ट हो रहा है जो, है ना, तो वो ब्रिटेन वापस भेज दिया। जब भारत की संपत्ति खत्म हो रही, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा आई, ठीक है। ये आप मोटा मोटी जितने क्वेश्चन होंगे आप इनको भी मतलब कई बार देखेंगे, आपका अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। तो धन की निकासी की अवधारणा और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इससे तात्पर्य है जो भारतीय संसाधन है, धन है, मुनाफे हैं, उसको बिना पर्याप्त रिटर्न के ब्रिटेन में ट्रांसफ़र करना है। इस अवधारणा को दादा भाई नौरोजी ने लोकप्रिय बनाया कि धन की निकासी हो रही है। मतलब देखिए, एक तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे ऐसा होता है, देखिए ये आपके घर के बाहर की नाली है ना, तो ये ड्रेन हो रहा है कुछ इसमें से, तो इसमें से क्या ड्रेन होता है, सीवेज ड्रेन होता है, पानी वगैरह, मल वगैरह सब ड्रेन होता है। लेकिन इसमें से वेल्थ ड्रेन हो रही है, मतलब इंडिया की, ये बताया गया, ठीक है। और वो कैसे ड्रेन हो रही है, कई जैसे कि जो ब्रिटिशर्स को सैलरी दी जा रही है वो यहीं से होकर दी जा रही है, जो यहाँ से कच्चा माल जा रहा है वो वेल्थ ड्रेन हो रहा है इसमें, ठीक है। मतलब यहाँ की गंगा नदी से पानी निचोड़ करके वहाँ की थेम्स में डाल दिया जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है। जो धन की निकासी हो रही है, इसका प्रभाव क्या था, आर्थिक स्थिरता। धन की हानि ने घरेलू उद्योगों और कृषि को कमज़ोर कर दिया, ठीक है। मतलब इकोनॉमिकल रूप से हमें स्टेबल कर दिया कि भाई अब आपके पास कुछ पैसे ही नहीं बचा। धन की हानि ने घरेलू उद्योगों और कृषि को कमज़ोर कर दिया। दूसरा, गरीबी, बेरोजगारी। वित्तीय संसाधन जो बुनियादी ढांचे और सामाजिक सेवाओं में सुधार कर सकते थे, उन्हें निकाल फेंका गया। पूंजी निवेश में कमी, पैसा ही नहीं है। अपर्याप्त निवेश के कारण भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अवरुद्ध हो गया। चौथा, मुद्रा का मूल्यन, डिवैल्यूएशन हो गया मनी का। आर्थिक निकासी ने भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास को जन्म दिया। फिर राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, ये भी एक फ़ायदा हुआ। इस शोषण के बारे में जब जागरूकता बढ़ी, भाई हमारा पूरा पैसा, हमारा पूरा माल, जो सोने की चिड़िया थे हम, तो तुम तो हमको पूरा मतलब कंगाल किए दे रहे हो, तो इससे स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा मिला। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ को आप ऐसे समझ सकते हैं। और उन्होंने लगभग 20 रुपये के आसपास 1870 के आसपास, 1868 या 70 के आसपास ये बताई थी कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 20 रुपये के आसपास है, मोटा माटी 20 रुपये के आसपास, ठीक है। अब देखते हैं आर्थिक शोषण में रेलवे का और टेलीग्राफ का क्या भूमिका थी। तो पहला तो संसाधन निष्कर्षण। रेलवे जो था, देखिए पहले क्या हो रहा है, ये देखिए ये अपने पोर्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये अपना छोटा नागपुर का पठार है,
यहाँ से निकाला गया लोहा वहाँ, बैला डीला यहाँ, और छत्तीसगढ़, और यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा माफ़ कीजिएगा, ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। यहाँ से माल निकाला गया, लोहा निकाला गया, कोयला निकाला गया और यहाँ भेजा गया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ तो जहाज से ही जाना है, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे आना है? तो यहाँ से यहाँ जब ट्रेन से आना जाना हो गया, तो मान लीजिए पहले 10 दिन लगते थे कुछ माल पहुँचने में, फिर तो ऐसा होगा कि एक दिन में 4 बार माल आ जा रहा है। तो मतलब ब्रिटिश बंदरगाहों तक कच्चे माल के तेज परिवहन की सुविधा प्रदान हुई, ये रेलवे ने काम कर दिया। मतलब शोषण को रैपिडली बढ़ा दिया इसने, ऐसा। दूसरा, जैसे कहीं आप मान लीजिए कि आपके पास एक कार है और किसी और के पास साइकिल है, और उन दोनों को 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप यकीन मानिए कार वाले के पास बहुत कम पेशेंस होगा। भले वो जल्दी पहुंच जाएगा, फिर भी इतनी जल्दी करेगा, बट साइकिल वाले के पास गजब पेशेंस होगा। वो जानता है कि मेरे को इतना टाइम लगेगा और मैं उतने टाइम पहुंच जाऊंगा, आराम से जाएगा और पहले भी पहुंच जाएगा, पर कार वाला ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कि मतलब रेलवे ने क्या किया कि इतना तेज परिवहन किया कि पूरे संसाधन निष्कासित कर लिए। दूसरा, बाजार विस्तार। रेलवे ने ब्रिटिश माल को ग्रामीण भारत में गहराई तक घुसने में सक्षम बनाया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। मतलब गली कूचे तक घुस गया भाई, इस तरीके से स्थिति हुई। तीसरा, रणनीतिक नियंत्रण। टेलीग्राफ प्रणाली ने विद्रोह को दबाने और प्रशासनिक नियंत्रण को कड़ा करने में ब्रिटिशों की मदद की। जैसे 1857 का विद्रोह हो रहा था, तो ये बता दिए भाई कि यहाँ पे ये छुपा, वहाँ पे वो छुपा है, ये पता चल गया इनको, तो उससे उनका आसान हो जाता था। फिर उच्च माल ढुलाई शुल्क। ब्रिटिश रेलवे नीतियों ने घरेलू व्यापार पर निर्यात को प्राथमिकता दी, जिससे भारतीय व्यवसायों की लागत बढ़ गई। ठीक है, मतलब अगर मतलब कि अगर भारतीयों को माल ढुलाई कराना है तो उनको बहुत पैसा देना पड़ता था। पांचवा, श्रम का शोषण। रेलवे निर्माण में खराब परिस्थितियों में भारतीय श्रम का शोषण शामिल था। ठीक है, तो जो रेलवे ने नुकसान किया वो भी टेलीग्राफ में ही नुकसान किया मोटा मोटी। जो जल्दी बता देता था उस क्षेत्र में विद्रोह दब जाता था। उसके बाद टेलीग्राफ से ये सब पता चल जाता था कि कहाँ पे मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही, सब जानकारी मिल जा रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसने इस तरीके से शोषण किया। फिर जनजाति समुदायों पर ब्रिटिश, ये हम उसमें पढ़ेंगे ट्राइबल्स वाले में। भारतीय समाज और राष्ट्रवादी आंदोलनों पर ब्रिटिश शैक्षिक सुधार का क्या प्रभाव पड़ा, तो अब देख लेते हैं जो शैक्षिक सुधार है। ठीक है, ब्रिटिश शैक्षिक सुधार है। तो पहले तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी, तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बन गई, जिससे शिक्षित भारतीय अभिजात वर्ग का निर्माण हुआ, है ना, मिडिल क्लास बना भाई साहब। दूसरा, सामाजिक सुधारकों का उदय हुआ। RRR, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की वकालत की। ठीक, इन्होंने ये पढ़े लिखे लोग थे ना। राष्ट्रवाद का जागरण। पश्चिमी राजनीतिक विचारों ने दादा भाई नौरोजी और तिलक जैसे नेताओं के उदय को प्रभावित किया। जैसे जो तिलक थे अपने, ये मैजीनी, गैरिबाल्डी, इन सब से बहुत प्रभावित थे कि वो अपने वहाँ इटली में लड़ रहे हैं मतलब। फिर स्वदेशी ज्ञान की उपेक्षा, मतलब ये प्रभाव ये पड़ा कि थोड़ा सा इसने मतलब ब्रिटिश शिक्षा ने जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा है, वैदिक ज्ञान, ये सब चीज़ों का मतलब इन सब चीज़ों को उसने वो किया, उपेक्षा करी, और भारतीय शिक्षा प्रणालियों में गिरावट आई पारंपरिक शिक्षा की। ठीक है, फिर विभाजन का निर्माण। ब्रिटिश सुधारों ने शिक्षित अभिजात वर्ग और ग्रामीण आबादी के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया। मतलब जो मिडिल क्लास थे, जो मतलब ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश एजुकेशन लिए बैठे थे, वो ज़्यादातर ऐसे थे, वो ये सोचते थे कि जो अंग्रेज़ है वो हमें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। लेकिन वहीं जो ग्रामीण लोग थे, उनकी सोच ऐसी नहीं थी ब्रिटिशर्स के प्रति। उनको ये था कि ये फुल ऑन मतलब ये चूसक हैं, शोषण है, जोंक है ये पूरे तरीके से। ठीक है, तो ये भी प्रभाव पड़ा मतलब ब्रिटिश शैक्षिक सुधारों का कि मतलब सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन तो हुए ही हुए, पर ब्रिटिशर्स के बारे में भी जो सोच बदलने का पर्सपेक्टिव है ना, पर्सपेक्टिव बदलने का जो तरीका था उनका, वो भी करवाया उन्होंने। फिर भारतीय समाज को बदलने में ब्रिटिश न्याय सुधारों की क्या भूमिका थी, तो समान कानून प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब ये होता था कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना और उच्च न्यायालय जैसी संस्थाओं के माध्यम से एक एकीकृत कानूनी ढांचा बना। इससे क्या हुआ कि जैसे पहले ये होता था कि वर्ण के हिसाब से सज़ा मिलती थी, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, रूल ऑफ लॉ आ गया, सभी के लिए बराबर हो गया। वो अलग बात है कि अंग्रेज़ों के लिए नहीं था।
फिर कानूनों का संहिताकरण हुआ, मतलब कोडिफिकेशन हुआ। भारतीय दंड संहिता 1862 जो अब बीएनएस हो गई है, ये आईपीसी थी पहले, अब ये बीएनएस हो गई, भारतीय न्याय संहिता, पहले दंड संहिता थी। तो कानूनी संहिताओं ने स्पष्टता सुनिश्चित की, लेकिन अक्सर भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों की अनदेखी की गई। ठीक है, मतलब ऐसा था कि भाई कई चीज़ ऐसी थी कि जो जुर्म नहीं थी, जैसे जैसे बलि प्रथा जुर्म नहीं थी, मतलब उनके नज़रिए में जुर्म नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसको हत्या करार दिया, तो अब वो क्लैशेस हो रहे थे। तो ब्रिटिश न्यायिक सुधारों की भूमिका ये थी भारतीय समाज को बदलने में कि उन्होंने समान कानूनी प्रणाली शुरुआत करी, फिर कानून का संहिताकरण किया, फिर पश्चिमी कानूनी सिद्धांत लागू किए कि कानून के शासन और कानून के समक्ष समानता जैसे उदाहरण शुरू की, जिससे कानूनी निष्पक्षता को बढ़ावा मिला। फिर पारंपरिक न्याय प्रणाली को विघटन हुआ कि मतलब पंचायत बैठ रही है और फिर ये सब चल रहा है, लेकिन स्वदेशी विवाद समाधान विधियों को हाशिए पर डाल दिया। पर ये ठीक भी था कि मतलब इनको हाशिए पर डाल दिया, वरना ये क्या करते थे, महिला के लिए अलग सज़ा, पुरुष के लिए अलग सज़ा, इस वर्ण की अलग सज़ा, उस वर्ण के लिए अलग सज़ा, जो कि गलत था। अभिजात वर्ग का सशक्तिकरण, धनी भारतीयों और जमींदारों को ब्रिटिश कानूनी प्रणालियों से लाभ हुआ, अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों की कीमत पर। जो अभिजात वर्ग था ना, उसका एम्पावरमेंट हुआ। कैसे? जो धनी भारतीय थे और जमींदार थे, उनको ब्रिटिश कानूनी प्रणालियों से लाभ हुआ। ठीक है, कि इसमें ये था कि जो टैक्स नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, उसके ऊपर ये हो जाएगा, तो नहीं देते थे तो उनको नुकसान होता था। और जो अभिजात वर्ग उसको फ़ायदा हो जाता था कि उसको लॉ का फ़ायदा मिल जाता था और उसको पैसे ही वसूल हो जाते थे और उसको सजाएं मिल जाती थी। इसके बाद ब्रिटिश औद्योगिक विकास के लिए भारत के कच्चे माल का शोषण। तो कपास और कपड़ा उद्योग, भारतीय कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। मतलब ब्रिटिश औद्योगिक विकास के लिए जो भारतीय कच्चे माल का शोषण हुआ वो लिखना है। कपास और कपड़ा उद्योग, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारतीय कपास ब्रिटेन को निर्यात होता था, जिससे उसकी कपड़ा मिलों को ईंधन मिलता था, जबकि भारतीय बुनकर बर्बादी का सामना कर रहे थे। दूसरा, नील की खेती, ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों को यूरोपीय रंग उद्योगों के लिए नील उगाने के लिए मजबूर किया, जबकि यहाँ पे जब नील की खेती करते थे तो उनकी जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो जाती थी। तीसरा, और उससे वो होता था उनको फूड शॉर्टेज भी आता था, अकाल की समस्या, सूखे की समस्या भी आ जाती थी। जूट और चाय के बागान, ब्रिटिश उद्यमों से ने निर्यात के लिए जूट और चाय की खेती का विस्तार किया, जिससे भारतीय श्रम का शोषण हुआ। ये श्रम गहन उद्योग है ना, ये सब श्रम गहन खेती है, सब इसमें बहुत श्रम लगते तो बहुत शोषण होता था उनका। फिर धन की निकासी तो हो ही रही थी, मसाले, अफीम, लकड़ी, ये सब तो जा ही रहे थे। स्लीपर्स बनने के लिए ट्रेन के तो लकड़ी काट के लेके जाते थे। फिर उसके बाद अच्छा, और हम अगर लकड़ी काट रहे हैं तो वो है क्या है, पर्यावरण वन का उल्लंघन है कानूनों का। शोषण के लिए बुनियादी ढांचा, रेलवे और बंदरगाहों को मुख्य रूप से कच्चे माल को निकालने और निर्यात करने के लिए विकसित किया गया था। तो ये एक बुनियादी ढांचा तो था ही शोषण करने के लिए। इसके बाद आप देखिए कि पारंपरिक भारतीय सामाजिक संरचनाओं पर ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा। तो पारंपरिक भारतीय सामाजिक संरचनाओं पर, तो जैसे जो ब्रिटिश नीतियों, प्रशासनिक नीतियों में यह प्रभाव पड़ा कि ग्राम स्वायत्तता टूटने लगी। मतलब जो ब्रिटिश राजस्व नीति थी उसने क्या किया कि जो पारंपरिक पंचायत प्रणाली है और स्थानीय शासन, उसको कमज़ोर कर दिया। इसको ऐसे समझिए कि जो गांव के लोग थे वो गांव के प्रधान या गांव के मुखिया से अपनी बातें शेयर करके या अपनी समस्या शेयर करके पहले काम चला लेते थे, लेकिन अब ये जो लोग हैं, ये मुखिया हैं, प्रधान हैं, ये सब ब्रिटिश एजेंट बन गए हैं और इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो इस वजह से ग्राम की स्वायत्तता जो है टूटने लगी। फिर नए अभिजात वर्ग का उदय, अंग्रेजी शिक्षित जो भारतीय थे उन्होंने प्रमुखता हासिल की और उसे सामाजिक आर्थिक विभाजन पैदा हुआ। मतलब एक वर्ग ऐसा हो गया कि उसने कुछ चीज़ें पढ़ ली और वो दूसरों को मूर्ख समझने लगा, गरीब समझने लगा, जबकि वो उन्हें अपलिफ्ट करे, लेकिन वो अपने आप को सोचने लगा कि अरे यार ये लोग कैसे गंवार लोग हैं। ये सोचने की जगह कि ये लोग गंवार क्यों हैं, इनकी स्थिति ऐसी क्यों है, ये सोचने की जगह वो सोच रहा है कि अरे यार ये कैसे, मतलब व्हाट इलिटरेट पीपल दे आर। फिर जाति सुदृढ़ीकरण, जाति सुदृढ़ीकरण में यह है कि ब्रिटिश जनगणना और कानूनी प्रणाली ने जाति विभाजन को संस्थागत बना दिया, जिससे सामाजिक कठोरता बढ़ गई। ठीक है मतलब ब्रिटिश जनगणना और कानूनी प्रणाली ने क्या किया कि भाई मतलब इंस्टीट्यूटिफिकेशन कर दिया। मतलब ब्रिटिश जनगणना जो है उसमें ये हुआ कि, और कानूनी प्रणाली मतलब जाति के हिसाब से बांट दिया। और यहाँ पे भी मतलब ये लोग ऐसा करने लगे कि रूल ऑफ लॉ भले ही था, लेकिन जाति के हिसाब से सजा देना, ये सब चीज़ें करने लगे।
महिलाओं की स्थिति। ब्रिटिश कानूनी सुधारों ने विरासत और विवाह में महिलाओं के अधिकारों में सुधार किया, लेकिन सामाजिक पहुंच तो सीमित रही। ठीक है, फर्क तो पड़ा। मतलब देखिए, ग्राम की स्वायत्तता टूटी ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों की वजह से। अभिजात वर्ग का उदय हुआ क्योंकि पढ़ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जाति सुदृढ़ीकरण इसलिए हुआ क्योंकि सामाजिक कठोरता बढ़ी और जाति विभाजन को संस्थागत बना दिया गया इन लोगों के द्वारा। महिलाओं की स्थिति कैसी हो गई कि ब्रिटिश कानूनी सुधारों ने उनको विरासत मतलब संपत्ति में और विवाह में अधिकार तो दिया, ठीक है, लेकिन सामाजिक पहुंच नहीं थी उनकी। फिर धार्मिक प्रभाव, सती प्रथा जो कानून था, निरोध कानून था, जैसी नीतियों ने सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया, जिससे अशांति भड़की। अब आप इसको ऐसे भी देखिए, जैसे वन कानून वगैरह है। आप देखिए कि जो पारंपरिक भारतीय समाज है उसमें जो जो कानून बन गए, जैसे कि ये कानून बन गया कि भाई कोई फॉरेस्ट एक्ट बना है, अब कोई लकड़ी लेके जंगल से ला करके खाना पीना अपना बनाता है, तो अब वो पहले ये चीज़ नॉर्मल थी उसके लिए, अब उसके लिए ऐसा हो जाएगा कि अरे भाई तुम्हारे पर केस लग जाएगा और तुम जेल चले जाओगे। तो ये सब भी उसका प्रभाव पड़ा नकारात्मक। सकारात्मक का जितना पड़ा कि जो वर्ण के हिसाब से सज़ा नहीं मिल रही थी, बस हो गया। ब्रिटिश भूमि नीतियाँ और साहूकार वर्ग का विकास, तो पता ही है कि जो भूमि राजस्व वाली नीतियाँ थी उसे साहू वर्ग बढ़ा। तो साहू वर्ग का विकास कैसे हुआ, क्योंकि भारी कर लगाते थे ब्रिटिशर्स लोग और जमींदार लोग, तो भारी कर लगाते थे तो वो पैसे लेने कहाँ जाएंगे, साहूकार के पास। दूसरा, ऋण जाल में फंस जाते थे ये, ऋण जाल में फंसने के लिए इनके पास जाते थे और फिर ऋण जाल में फंस जाते थे। साहूकारों का उदय हो गया। कैसे हो गया, ऋण चुकाने में असमर्थ होने के कारण साहूकारों ने कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया। चौथा, छोटे किसानों का शोषण। जो छोटे छोटे किसान थे तो धनी जमींदारों और साहूकारों ने कमजोर किसानों का शोषण किया और गरीबी और बढ़ गई। और पांचवा, कृषि अर्थव्यवस्था का कमजोर होना। अत्यधिक भूमि हस्तांतरण के कारण ग्रामीण अस्थिरता और किसानों के हाथ में हतम वृद्धि हुई। अब ये आदमी है जो साहूकार आदमी है, वो जो भूमि इससे ले लिया है, अब उसके पास भूमि तो है, उसको खेती किसान कराने से मतलब नहीं है, पैसा तो आ रहा बैठे बैठे उसके पास, तो कृषि अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हुई। तो ये सब हुआ। फिर भारतीय कृषि पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव क्या पड़ा, विशेष रूप से नकदी फसलों में। तो वाणिज्यिक फसलों की ओर बदलाव। ब्रिटिश नीतियों ने खाद्यान्न की तुलना में नील, कपास, अफीम ये सब उगवा रहे हैं। तो ये सब उगवा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो ज़मीन है उसकी उर्वरता ख़त्म हो रही है, पहली बात तो। दूसरी बात तो ये हो रहा है कि जो वो है अपने क्या बोलते हैं, उत्पादकता जो है वो कम हो रही है। तीसरा, खाद्यान्न जो है उसकी ओर कम ध्यान दिया जा रहा है। फिर इनकी डिमांड है कि नहीं है, इनका पैसा उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब हो रहा है उनका। दूसरा, फूड शॉर्टेज हो रहा है। तीसरा, किसानों का शोषण तो हो ही रहा है। बिचौलियों ने किसानों को शोषणकारी अनुबंधों में मजबूर किया, जिससे मुनाफा कम हो गया। अब वो उन्होंने अनुबंध बनवा लिए मतलब कि बॉन्ड साइन करा लिया। अब जब बॉन्ड साइन कराया और उनके हिसाब से फसल नहीं हुई, जिसमें किसान का कोई दोष नहीं, तो फसल ले ही नहीं रहे हैं और पैसे भी नहीं दे रहे हैं, और पर्यावरण पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है। नकदी फसल बागानों का विस्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और मिट्टी की कमी हुई और मिट्टी का क्षरण भी हुआ। फिर भारत के शहरीकरण और जनसांख्यिकी पैटर्न पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा। भाई, औपनिवेशिक शहरों का उदय हुआ। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, सूरत ऐसे प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। दूसरा, प्रवास पैटर्न। गांव में आर्थिक कठिनाइयों के कारण ग्रामीण से शहरी प्रवास में वृद्धि हुई और शहरी आबादी में वृद्धि होने लगी, इस्लाम बढ़ने लगे। बंदरगाह शहरों का विकास हुआ। ठीक है, तो बॉम्बे, कलकत्ता ये सब जो है बंदरगाह सिटी ही है। फिर असमान विकास हुआ। औपनिवेशिक शहर तो बढ़े लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अविकसित रहे और शहरी ग्रामीण अंतर बढ़ गया। आज भी ये चीज़ है जो आज भी मतलब अगर आप दिल्ली छोड़ दें, कैपिटल बना लिया था उन्होंने, तो जितने भी शहर हैं जो कि पोर्ट सिटी थी और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स का अड्डा बनी हुई थी, वो सब आज भी मतलब बहुत आगे हैं। फिर जनसांख्यिकी दबाव। ब्रिटिश चिकित्सा प्रगति ने जीवन प्रत्याशा में सुधार किया, लेकिन अकाल और शोषण के कारण कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या में गिरावट आई, बिहार, बंगाल ये सब एरिया। भारतीय महिलाओं पर ब्रिटिश नीतियों का सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा के अवसर मिले उनको, ठीक है, सब देखिए। अब ये भारतीयों के लिए नेगेटिव था उस समय, लेकिन ये शिक्षा के अवसर मिले, ठीक है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई फुले जैसे अग्रणी महिलाओं ने लड़कियों को स्कूली शिक्षा की वकालत की। अभी फुले करके मूवी आने वाली प्रतीक गांधी की, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी पिक्चर होगी वो। दूसरा, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन। सती प्रथा 1829 में समाप्त हो गई।
कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं पर ब्रिटिश प्रभाव के तहत अंकुश लग गया। तो सती प्रथा खत्म हो गई, कन्या भ्रूण हत्या, फिर विधवा पुनर्विवाह कानून आ गया। तो उससे इनको मतलब ये हुआ कि वंचित नहीं रहना पड़ रहा है। आर्थिक कठिनाइयाँ, पारंपरिक उद्योगों के पतन ने कई महिलाओं को कम वेतन वाली या अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में धकेल दिया। ठीक, साथ ही आप देखेंगे, अगर आपने महाराज करके पिक्चर देखी होगी, महाराजा तो साउथ की है विजय सेतुपति की, लेकिन आपने महाराज पिक्चर देखी होगी जिसमें आमिर खान का लड़का है और उसमें जयदीप अहलावत भी हैं। तो आप उसमें देखेंगे कि वो जो महाराज रहता है वो शोषण करता है और एक प्रकार से देवदासी सिस्टम ही है। तो उस कैसे वो उसके खिलाफ कोर्ट में जाता है और मतलब लड़ाई लड़ता है और फिर जीतता है। तो ब्रिटिश कानून ने मतलब ब्रिटिश नीतियों ने ये भी मतलब वुमेन की स्थिति अपलिफ्ट करने की कोशिश करी कि मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि जिसका शोषण हो रहा है उसको ये बताना है कि ये शोषण है, ठीक है, उसको ये रिकॉग्नाइज करवाना है कि ये शोषण है भाई साहब, कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करवाना। और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनका नाम क्या रहता है, और उनका दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये सब भी साथ देते हैं, ठीक है। तो ये वो आप मूवी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे ब्रिटिश कानून ने और एक व्यक्ति सूझबूझ ने कैसे महिलाओं को उस दलदल से बाहर निकाला और उनको ये बताया कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ है, जिसे आप प्रसाद मान के चल रहे हैं वो जहर है। फिर सीमित सामाजिक गतिशीलता, ब्रिटिश सुधारों से मुख्य रूप से उच्च वर्ग की महिलाओं को लाभ हुआ, जबकि ग्रामीण और गरीब महिलाओं को लगातार शोषण का सामना करना पड़ा। फिर महिला सक्रियता का उदय हुआ, ब्रिटिश शिक्षा ने सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट जैसी नेताओं को महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। इसमें आप सावित्रीबाई फुले का भी नाम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। फिर सामाजिक सुधार आंदोलनों पर पश्चिमी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा था, तो जी हम उसमें देखेंगे, रिफॉर्म्स में देखेंगे, सामाजिक रिलीजियस और वो प्रभाव में देखेंगे। गरीबी और अकाल में ब्रिटिश नीतियों का योगदान रहा, तो बहुत योगदान रहा। भारी कराधान रहा, देखिए टैक्स ज़्यादा तो इनकम हो जाएगी कम, इनकम कम हो जाएगी तो कम हो जाएगी सेविंग्स कम हो जाएगी तो इंसान हो जाएगा क्या, पॉवर्टी में आ जाएगा। पॉवर्टी में आ जाएगा तो क्या होगा, खाना हो जाएगा कम तो क्या होगा, माल नरिश हो जाएगा तो फिर मर जाएगा एक दिन, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम बंधा हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त जैसी राजस्व प्रणाली ने किसानों पर बोझ डाला जिससे वो कर्ज में डूब गए। दूसरा, जबरन नकदी फसलें खेती हुई और इससे नील और अफीम जैसी फसलों की ब्रिटिश मांगों ने खाद्य फसल उत्पादन कम कर दिया। ये हुआ तो इससे अकाल भी पड़ा, गरीबी भी आई, ग्रामीण विकास की उपेक्षा हुई, शहरी केंद्रों पर ध्यान दिया और ग्रामीण क्षेत्र सूखे और फसल विफलताओं के प्रति संवेदनशील हो गए। चौथा, अनाज का निर्यात, अकाल के दौरान अनाज ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था जिससे भारत में भूखमरी और भी बदतर हो जा रही थी। पाँचवा, अकाल का प्रभाव, 1876 से 78 के महान अकाल और 1943 के बंगाल अकाल जैसे विनाशकारी अकालों ने लाखों लोगों की जान ले ली। तो ये प्रभाव पड़ा कि अकाल क्यों पड़ा, अकाल देखिए अकाल इसलिए पड़ा, आप देखिए अकाल जो है, ड्रॉट जो होता है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो मतलब जो इंसान क्रिएट कर रहा है, मतलब जो सूखा होता है वो नेचुरल होता है और जो अकाल होता है वो ह्यूमन मेड होता है, ठीक है। तो अकाल में क्या हुआ, जैसे कि भाई आप जो वन है उसको काट रहे हैं, जो पानी है उसका आप मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आप वन है उसको लगा भी नहीं रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट में जो जल है उसकी कमी होती जाएगी, सिंचाई के लिए पानी नहीं बचेगा तो फसल उत्पादन नहीं होगा तो खेती में जो कमी आ जाएगी, तो किसान के पास खाद्यान्न ही नहीं रहेगा खाने के लिए, तो क्या होगा, पानी नहीं है, खाने के लिए नहीं है। तो ये सब तो ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है। हैवी टैक्सेशन आ गया, जबरन नकदी फसल उगा रहा है, ग्रामीण विकास की उपेक्षा कर रहा है, अनाज का मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो नहीं रहा है, मतलब अनाज है नहीं खाने को, एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर बंगाल जैसे अकाल पड़ रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो भारत के आर्थिक पिछड़ेपन में ब्रिटिश शोषण की क्या भूमिका है, बहुत भूमिका है। विऔद्योगीकरण कर दिया उन्होंने, तो हम आर्थिक रूप से पिछड़े हो गए। क्यों विऔद्योगीकरण कर दिया, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ले जा करके ब्रिटेन बेच रहे हैं, ब्रिटेन से तैयार माल ला करके यहाँ बेच रहे हैं, फिर धन की निकासी कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने बताया ना कि वो क्या कर रहे हैं, भारतीय संसाधनों को वहाँ भेज रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो सैलरी है मतलब अपने लोगों को यहाँ के पैसे से दे रहे हैं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं डाल रहे हैं,
मतलब लोहा जो है, देखिए लोहा जो है वो मैनचेस्टर में या ब्रिटेन में वहाँ की फैक्ट्री में बन रहा है। यहाँ पे पटरी ब्रिटेन से लेकर के आ रहे हैं वो, ये नहीं कि यहाँ पे पटरी यहीं पटरी बना लो, ब्रिटेन से लेकर के आ रहे हैं। देख रहे हैं आप। कृषि में ठहराव, भूमि राजस्व नीतियों और जबरन नकदी फसल खेती ने कृषि अर्थव्यवस्था कमजोर कर दिया। व्यापार में असंतुलन हो गया, ब्रिटिश एक अधिकार चल रहा है, बस भारत कच्चे माल का निर्यात करे लेकिन महंगे तैयार माल का आयात करे, खत्म बात। शोषण के लिए बुनियादी ढांचा, रेलवे और टेलीग्राफ तो था ही, इसने खूब शोषण किया। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो ये आपका मोटा माटी ये पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और इस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।